तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो है 2 शताब्दी पहले या 200 साल पहले कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि एक नई डिमांड क्रिएट हुई, एक व्यावसायिक या व्यापारिक डिमांड जो है क्रिएट हो गई। ठीक है, मीट के लिए, वूल और लेदर इस तरह की उनके लिए, ठीक है, जो भी बड़े बड़े शहर थे। ठीक है, और उस आवश्यकता या डिमांड को पूरा करने के लिए क्या है, ये कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग जो है वो शुरू किया गया, यानी एक स्पेशलाइज्ड जो है ये व्यवसाय है। स्पेशलाइज्ड यानी इसमें स्पेशलाइजेशन की एक तरह से ज़रूरत है और ये आधुनिक तरीके से किया जाता है, वो आगे की चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये शुरुआत हुई है 200 साल पहले और 200-300 साल पहले, और उसकी वजह या कारण क्या रहा है या प्रोसेस क्या रही वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आते हैं हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो इस तरह की लाइफ स्टॉक रियरिंग में जो पशु पालक हैं, पशुओं को पालने वाले हैं, वो एक स्थायी जीवन शैली जो में जीते हैं। ठीक है, यानी वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो जो है चलवासी पशु सारकों की तरह अलग अलग जगह पर घूम घूम कर पशुओं का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ स्टॉक इज केप्ट इन बिग रेंचेज इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो अब इसकी कुछ विशेषताएं ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है या पशु हैं उनको रखा जाता है बिग रेंचेज। ठीक है, बड़े बड़े जिसको हम बोलते हैं बाड़े। ठीक है, तो कभी आप लोगों ने जो है कोई मूवी है या कुछ भी है ऐसे फोटोग्राफ्स या कुछ भी ऐसे देखा हो, तो विदेशों में क्या होता है, जिन जगहों पर क्या है घास के मैदान होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं या एरिया बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं, आप देखा होगा बहुत ग्रीन घास होती है और यहाँ पे जो है क्या लगा दिए जाते हैं, तो उस घास के मैदान को बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फेंसेस लगाकर, ठीक है, फेंसेस समझते हो, फेंस मतलब एक तरह से कांटेदार जो है तार बीच में जैसे लगा के उस पूरे घास के मैदान को या उनका जितना भी वो एरिया होता है उसको इस तरीके से बांट देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं कि यहाँ पे ये टोटल हैं पशु हैं, तो खेत के ये जो पशु हैं वो खेत के अंदर ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई जैसे घर पे नहीं होता, ये उन जगहों पर होता जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती है। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या है, इन्होंने इसको रख लिया, पशुओं को यहाँ पे रखेंगे और फिर क्या है इनको चराने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ के आप लोगों ने देखी होगी कमर्शियल लाइफ स्टॉक रीडिंग कैसी है अपने जैसे, खासकर सघन जनसंख्या वाले देशों में, भारत इन देशों में क्या होता है कि जगह कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे तो क्या, अगर कोई व्यावसायिक तौर पे पशुपालन करता भी है तो भी क्या है, जो है थोड़ी ही ज़मीन होती है, ज़्यादा बड़ी जो ज़मीन अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन क्या जो बहुत सारे बाकी के जो देश हैं जहाँ पे ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो इसमें पशुओं को रख देंगे और अब इनको चराने के लिए, ठीक, इनको चारा इनकी जगह पे नहीं डालते, यहाँ पे नहीं डालते हैं, अपने यहाँ पे तो जैसे ऐसे ही करते हैं कि एक जगह पे बांध देते हैं पशुओं को और वहीं पर उनको जो है चारा खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर रात को यहाँ पे रख देंगे और दिन में चरने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या, और बड़े पैमाने पर यानी बड़ी संख्या में पशुओं को रखा जाता है, 100 है, 200 है, 500, यानी जिसके जितना जिसका जितना बड़ा फार्म है, ठीक है, या रेंच है उसके हिसाब से। मान लीजिए एक बंदा जो है 100 रख रहा है पशु, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले इस हिस्से में चराएगा। ठीक है, आज के दिन इस हिस्से में पशुओं को चराया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या करेंगे, यहाँ पे चराएंगे। ठीक है, और फिर क्या है, नेक्स्ट डे यहाँ पे चराएंगे और नेक्स्ट डे यहाँ पे। इस तरीके से अब 5-7 दिन के बाद इस एरिया की जो पूरी घास चर ली थी वो दोबारा से वापस जो है उगाएंगे। तो यानी ये सिस्टमेटिक तरीके से है ना, साइंटिफिक लाइंस सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, व्यवस्था के तहत करते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को पाला जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है कि किस किस्म के यानी उच्च किस्म के जो पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, तो उनकी ब्रीडिंग का भी सिस्टम जो है साइंटिफिक लेवल पे होता है। टेक्नोलॉजी हाई, यानी जैसे अगर दूध देने वाले पशु हैं तो दूध निकालने के लिए मशीनें हैं, ठीक है, निकालने के लिए हैं,
और उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी दूध वो है खराब ना हो, तो उसके लिए भी क्या है, ये अपने जो बड़े बड़े बाड़े हैं वहीं पर ये क्या है, छोटे छोटे प्लांट लगा लेते हैं या मशीनें रखते हैं, जिसमें क्या है उनको उनकी पैकिंग का काम है, उनकी पास्चराइजेशन का काम ये करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सारे इतने बड़े पैमाने पर इतने पशु खरीदना, पशुओं की संख्या भी ज़्यादा है, उनके रख रखाव पे भी ज़्यादा लग रहा है, मशीनें भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है, पूंजी पूंजी का निवेश काफ़ी होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने कहा ना, जैसे अब हम अपने घर में रखते हैं, जैसे यहाँ पे तो हम 3-4 पशु रखते हैं, बस उनको खरीदने में पूंजी इतना कोई ज़्यादा बड़ी पैमाने पर पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि पशुओं की संख्या भी थोड़ी होती है और उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो भी कम ही होती हैं। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, काफ़ी बड़ी पूंजी लगती है, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े बाड़ों में रखे जाते हैं और लार्ज नंबर में रखी जाती है, संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि एनिमल प्रोडक्ट्स आर ट्रेडेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और जो ये पशुओं से मिलने वाले उत्पाद हैं, चाहे दूध है, ठीक है, या पनीर है, या मीट है, या वूल है, या फिर क्या बोलते हैं लेदर है, इनका जो है बेचा जाता है, व्यापार किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी उस देश के अंदर भी और दूसरे देशों को भी। ठीक है, तो यानी ये एक बहुत ही आधुनिक व्यवसाय बन चुका है, जो काफ़ी जो है अच्छी जो है अर्निंग देता है, यानी जो कोई जैसे व्यवसाय के व्यापारिक स्तर पर बड़े पैमाने पर करता है। आगे आएगा कि जैसे कि न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड देश की जो है जो अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्रिया ही ये है, वो एग्रीकल्चर की बजाय इस कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग पे ही उसका, यानी वो बड़े पैमाने पर जो वहाँ पे पशुपालन किया जाता है, और वहाँ के लोग क्या है पशुओं के जो उत्पादों को क्या है पूरे विश्व यानी वैश्विक स्तर पर उनका जो है व्यापार किया जाता है, और उसी से उन्हें दूसरे देशों में बेचकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकम मिलती है, और उन्हीं से पूरे देश की जो है अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज की आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा इतना।